मैं महेश कुंतल आज आपके सामने बीएड सेकेंड ईयर की जेंडर विद्यालय एवं समाज सब्जेक्ट के साथ आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा महिलाओं की स्थिति के बारे में। जो हमारा कल से लगातार टॉपिक चल रहा था वो ही लगातार अभी टॉपिक आगे चलेगा। इसमें हम महिलाओं की स्थिति के बारे में अध्ययन कर रहे थे और हमने पिछले जो कालांश में अध्ययन किया था वो वैदिक युग में महिलाओं की कैसी स्थिति रही थी, तो उस स्थिति के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया था। और उस काल में स्त्रियों को किस प्रकार से देखा जाता था, किस प्रकार से सामाजिक स्वीकृति थी, किस प्रकार से सामाजिक सम्मान प्राप्त था स्त्रियों को, इस प्रकार का हमने विस्तार से अध्ययन किया था। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति, अर्थात मध्यकाल में महिलाओं की किस प्रकार की स्थिति रही है। इसके बाद ब्रिटिश काल में स्त्री शिक्षा पर क्या क्या जोर रहा है। देखिए, सबसे पहले तो हम अगर मध्यकाल से पहले की बात करें तो मध्यकाल से पहले की जो उत्तर वैदिक काल था उसमें स्त्री शिक्षा को काफ़ी हद तक कम कर दिया गया था। उसके बाद बुद्ध काल में स्त्रियों की शिक्षा को काफ़ी अधिक प्रोत्साहित मिला। और इसके बाद मध्ययुगीन समाज में नारी शिक्षा की स्थिति बड़ी दयनीय एवं शोचनीय थी। अर्थात इस काल में मध्यकाल में मुस्लिमों का आक्रमण हो गया, मुगलों का आक्रमण हो गया। इसके बाद में स्त्री शिक्षा को एक तरह से बहुत ही शोचनीय एवं दयनीय स्थिति पहुंच गई। उस काल में स्त्रियों को बहुत ही संघर्ष का सामना करना पड़ रहा था। मुस्लिम आक्रमणों के कारण धर्मांतरण का भय भी हिंदू धर्माचार्य को सताने लगा। अर्थात उस समय क्या होता था कि स्त्रियों को मुस्लिम बंधक बना लेते थे और धर्म को परिवर्तित कर दिया करते थे। और उसका सामना करते हुए हिंदू धर्म ने हिंदू समाज व्यवस्था को अधिक कठोर एवं जड़ बनाने का प्रयास किया। इस विषम परिस्थिति में भी हिंदुओं ने अपनी सभ्यता को बचाए रखा तथा उनका कठोरता से मुकाबला करने के बाद अपने हिंदू समाज की व्यवस्था तो और कठोर एवं जड़ बनाने का भी प्रयास किया तथा आचार धर्म बढ़ाकर धर्म वर्ग की महत्ता पुनः स्थापित की। और उन्होंने अपने धर्म का प्रचार बढ़ाकर अपने ब्राह्मण धर्म की महत्ता को पुनः स्थापित किया। किंतु भारतीय नारी की दशा और अधिक शोचनीय हो गई। इसमें पुरुषों ने तो अपना धर्म का बचाव करते हुए अनेक प्रकार से अनेक प्रयत्न किए, अनेक संघर्ष किए, और इसमें स्त्री शिक्षा की और स्थिति बहुत बड़ी भयानक रूप से बिगड़ गई। इसमें स्त्रियों को बहुत अधिक कष्ट सहने पड़े। इस समय कन्या की शिक्षा अनिवार्य नहीं मानी जाती थी और इस समय क्या है कि स्त्री शिक्षा को अनिवार्य भी नहीं माना जाता था। स्त्रियों को मात्र गृह कार्य के उपयुक्त के लिए शिक्षा दी जाती थी और स्त्रियों को केवल उतना ही शिक्षित किया जाता था जिससे कि वो अपने घर का कार्य कर सकें। पठन पाठन स्त्रियों के लिए जरा भी आवश्यक नहीं माना जाता था और पढ़ना लिखना यह स्त्रियों के लिए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं माना जाता था। इस काल में किशोरावस्था के पूर्व ही कन्याओं का विवाह कर दिया जाता था। और इसमें क्या है कि जैसे 12, 13, 14 साल की कन्या हुई और तभी उसका विवाह कर दिया जाता था। विवाह की जो उम्र है वो 8 से 12 वर्ष थी। डॉक्टर आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव का कहना है कि सल्तनत में स्त्रियों की दशा बहुत शोचनीय हो गई। अर्थात जब दिल्ली सल्तनत का काल चल रहा था तो उस टाइम पर भी स्त्रियों की दशा को बहुत अधिक प्रभावपूर्ण तरीके से बिगाड़ा गया और स्त्री शिक्षा को एक तरह से बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया था। और हिंदू समाज पर मुस्लिम समाज का व्यापक प्रभाव पड़ा था और इसका मुख्य रूप से जो प्रभाव पड़ने वाला था वो था मुस्लिम प्रभाव। जो आक्रांत आए थे उन्होंने भारत पर आक्रमण किया, लूटपाट की और सारी जो संस्कृति थी भारत की उसको छिन्न भिन्न कर दिया गया। लड़कियों को परिवार में अलग रखा जाने लगा तथा सीमा निर्धारित कर दी गई। मध्यकाल में निम्न वर्ग के लोगों को छोड़कर हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं था। इस काल में क्या था कि निम्न वर्ग के लोगों को छोड़कर हिंदू महिलाओं को भी पुनर्विवाह का अधिकार नहीं था।
विधवा को अपने पति के मृत शरीर के साथ चलना पड़ता था। और इस काल में सती प्रथा का व्यापक प्रभाव भी था। और जैसे किसी महिला के पति की अगर डेथ हो गई तो उस पति के साथ महिला को भी जलना पड़ता था। ऐसा न करने पर उसे अपमानजनक एवं संकट का जीवन व्यतीत करना पड़ता था। अगर ऐसा उसने नहीं किया तो उसे विभिन्न प्रकार से अपमानित किया जाता था और अनेक प्रकार के कष्ट उसे दिए जाते थे और कष्टपूर्ण जीवन उसका व्यतीत होता था। जैसे जैसे कर्मकांड बढ़ता गया वैसे वैसे धार्मिक क्षेत्र में भी स्त्रियों के अधिकार कम होते चले गए। और जैसे जैसे ये सभी कर्मकांड बढ़ते गए और उसी धार्मिक क्षेत्र में स्त्रियों के भी जो अधिकार थे, जो वैदिक काल में संपूर्ण जैसे जितने पुरुष के अधिकार थे उतनी स्त्रियों के अधिकार थे, लेकिन यहाँ पर आते आते इस काल में आते आते स्त्रियों के अधिकार सभी छीन लिए गए और धार्मिक क्षेत्र में स्त्रियों के अधिकार बहुत कम हो गए। उस समय स्त्रियों का जीवन व्रत उपवास में व्यतीत होता था और इसी समय दासी प्रथा भी अपना असभ्य रूप दिखलाया था। पर्दा प्रथा का भी आरंभ इसी समय हो गया था। अब देखिए इसमें विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक कुरीतियां हैं उन्होंने जन्म ले लिया। बाल विवाह ने जन्म ले लिया, सती प्रथा ने जन्म ले लिया, पर्दा प्रथा ने जन्म ले लिया और दास प्रथा ने भी जन्म ले लिया। और इन सभी सामाजिक कुप्रथाओं के द्वारा सभी प्रकार से स्त्रियों को हानि उठानी पड़ रही थी। अर्थात इसमें महिलाओं को दासी बनाया गया और महिलाओं को पर्दा प्रथा का भी चलन हो गया। इसी समय भक्ति संप्रदाय का भी उद्भव हुआ था। और इसी समय क्या है, भक्ति संप्रदाय का उद्भव हुआ। भक्ति संप्रदाय के संतों ने स्त्रियों के जीवन में बहुत सुधार किया। स्त्री पुरुष समानता के लिए भक्तों ने प्रयास किया। भक्तों ने स्त्रियों के लिए धर्म द्वार खोल दिए। इस काल में क्या है कि जब हिंदुओं ने भक्ति संप्रदाय का जन्म हुआ, इसके द्वारा स्त्री एवं पुरुष के द्वारा दोनों को भगवान के प्रति भक्ति में दोनों को समान रूप से आदर सत्कार किया जाने लगा। और उन धर्म गुरुओं ने स्त्रियों के लिए भी अपने धर्म द्वार खोल दिए। इस काल में कोई भी जैसे विधवा स्त्री हो वो निष्ठापूर्वक भक्ति के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार कर सकती थी। अर्थात सभी के लिए यहाँ पर प्रवेश मान्य था। धार्मिक क्षेत्र में समानता स्थापित करके संतों ने स्त्रियों के सामाजिक स्तर को भी परोक्ष रूप से प्रभावित किया। अर्थात धार्मिक क्षेत्र में समानता स्थापित करने के बाद संतों ने स्त्रियों के सामाजिक स्तर को भी स्पष्ट रूप से प्रभावित किया और स्त्रियों की भजन एवं कीर्तन भाग लेने लगी। और इस काल में भक्ति संप्रदाय में स्त्रियां भी प्रभु के भक्ति में ध्यान देने लगी तथा भजन एवं कीर्तन में भाग लेने लगी। संतों के प्रचार के माध्यम से कथा कीर्तन तथा सत्संग था। अतः संतों का जो प्रचार का माध्यम था, संत जो प्रचार करते थे अपने धर्म का, उसका कथा कीर्तन तथा सत्संग था। इसके माध्यम से ही उपदेश दिया करते थे। इन संतों ने स्त्रियों को नव जीवन प्रदान किया तथा इन संतों के द्वारा स्त्रियों को एक नई राह दिखाई देने लगी। संतों के प्रचार के माध्यम जिनमें स्त्रियों की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ और जब ऐसा कार्य किया गया तो इससे स्त्रियों की जो स्थिति थी उसमें थोड़ा बहुत सुधार हुआ। मीराबाई, मुक्ताबाई, जनाबाई, कानूपाल जैसी संत कवयित्री के भी नाम भक्ति संप्रदाय में समानता एवं सामाजिक गतिशीलता की ओर इंगित करते हैं। जब हम भक्ति संप्रदाय को अच्छे ढंग से पढ़ते हैं तो ऐसी अनेक कवयित्रियों के नाम हमारे ध्यान में आते हैं जिनके द्वारा अनेक धार्मिक रूप से प्रचार किया गया था। जैसे मीराबाई है, मुक्ताबाई है, जनाबाई है, कानूपाल है आदि। रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, ज्ञानदेव, तुलसी, कबीर आदि संत इसी काल में पैदा हुए थे जिन्होंने स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने का अथक प्रयास किया था। यूरोप से भारतीय समाज का संप्रति 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। 19वीं शताब्दी की बदली हुई परिस्थिति में नए शिक्षित वर्ग ने भारत की समाज रचना तथा मुख्यतः स्त्री की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया था। पश्चिमी जगत में स्त्रियों को विधान
सभा का वोटर होने का अधिकार स्त्रियों को पूरी तरह से पूरी आधी सदी के आंदोलन के बाद 1918 में पहली बार कुछ शर्तों के साथ प्राप्त हुआ और 1928 में वयस्क स्त्रियों को वोट देने की अधिकारिणी बनी, किंतु भारत में स्त्रियों को यह अधिकार बड़ी सुगमता से आवेदन पत्र देने तथा प्रस्ताव से ही मिल गया। और देखिए, इसमें हम अगर बात करें तो इसमें जो स्त्रियों का विकास है यूरोप में 19वीं शताब्दी से आरंभ होता है। इस काल में एक नए शिक्षित वर्ग का उदय होता है और जिससे स्त्रियों को विधानसभा में वोटर का अधिकार भी प्राप्त होता है और उन स्त्रियों के द्वारा चलाए गए आंदोलन के द्वारा सन 1918 में कुछ शर्तों के साथ उसमें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया। लेकिन भारत में यह अधिकार उनको बड़ी ही सहजता से आवेदन प्राप्त करने के बाद प्रस्ताव से पारित हो गया। सन 1917 में भारत को ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा दिए जाने वाले राजनीतिक सुधारों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए यहाँ आए। अब देखिए सुनिए, सन 1917 में भारत को ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा दिए जाने वाले राजनीतिक सुधारों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए वहाँ से यहाँ पर आए। भारत मंत्री श्री मांटेग्यू ने के समय इसको श्रीमती सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में स्त्रियों का एक शिष्टमंडल बनाया गया और 1919 की सुधार योजना में ब्रिटिश पार्लियामेंट में स्त्रियों के मताधिकार का प्रश्न प्रांतीय व्यवस्थापिका परिषदों को छोड़कर दिया गया। 1926 में सर्वप्रथम मद्रास में स्त्रियां निर्वाचित बनी और 2 वर्ष के भीतर अन्य प्रांतों में भी विधानसभाओं ने स्त्रियों को मताधिकार प्रदान कर दिया। भारत के वर्तमान विधानसभा में सब वयस्क स्त्रियों को वोटर देने का अधिकार है। भारत में नारी के प्रति सहज सम्मान की प्राचीन भावना के कारण पुरुषों से यह अधिकार प्राप्त करने में हिंदू स्त्रियों की पश्चिमी संस्कृतियों की भांति संघर्ष नहीं करना पड़ा, अर्थात भारत की स्त्रियों को यह अधिकार सहज रूप से मिल गया और उन्हें किसी भी प्रकार के आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। 19वीं सदी का प्रारंभ स्त्रियों की निम्न स्थिति सुधारने की चेतना के साथ हुआ, क्योंकि स्त्रियों की दिनों दिन गिरती हुई स्थिति से समाज की ओर बुद्धिजीवियों ने झकझोर दिया और उन्हें समाज की समुचित सम्मान दिलाने के लिए आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए बाध्य कर दिया। इस दिशा में अनेक प्रकार के जैसे अनेक भारत में महापुरुष हुए हैं जिन्होंने स्त्री के उत्थान के लिए अनेक प्रकार के कार्य किए और जो सामाजिक कुरीतियों में स्त्रियों का शोषण होता था उसे समाप्त करने का समुचित प्रयास किया गया। ऐसे महापुरुषों में जैसे सबसे पहले राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा राममोहन राय ने के द्वारा किए गए प्रयासों से ही सती प्रथा का अंत किया गया। सन 1829 में तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक की सहायता से सती प्रथा के विरुद्ध कानून पारित किया। राजा राममोहन राय ने सर्वप्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने स्त्री सुधार की मांग रखी। इसी प्रकार दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के माध्यम से बाल्य विवाह, पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करने का प्रयत्न किया। जैसे मध्यकाल में अनेक प्रथाओं ने जन्म लिया था, जो बाल्य विवाह है, पर्दा प्रथा है, सती प्रथा है, विधवा पुनर्विवाह आदि सभी को समाप्त करने के लिए भारत में ऐसे अनेक महापुरुष हुए जिन्होंने अपने समाज के लिए अनेक प्रकार से संघर्ष किया और अंग्रेजी अधिकारियों के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत करके उन्हें समाप्त करने का प्रयास किया। अतः उपयुक्त समाज सुधारकों ने समय समय पर सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए अनेक अधिनियम जैसे 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1929 में हिंदू उत्तरायण अधिनियम, हिंदू स्त्री का संपत्ति पर अधिकार अधिनियम,
सन 1937 इत्यादि पारित करवाया, जिससे स्त्रियों की स्थिति में संतोषजनक सुधार देखने को मिलता है। अहमदाबाद में सन 1949 में पहली कन्या पाठशाला गुजरात वर्नक्यूलर सोसाइटी द्वारा शुरू की गई। अब देखिए, सबसे पहले जो कन्या पाठशाला है 1849 में चालू की गई, जिसका नाम था गुजरात वर्नक्यूलर सोसाइटी। 1833 में पहली स्त्री विश्वविद्यालय स्नातका बनी, और ये क्या है कि 1883 में पहली स्त्री स्नातका बनी। अब इस प्रकार से अनेक जैसे पंडित रमाबाई, रुठनाबाई जैसी स्त्रियों ने तीव्र लोक निंदा की परवाह न करते हुए उच्च शिक्षा ग्रहण करने तथा स्वतंत्र पेशा अपनाने का आदर्श स्त्रियों के सामने रखा। अब इस प्रकार से अनेक ऐसी स्त्रियां भारत में उत्पन्न हुई जो अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अडिग रहीं और अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की। जैसे उनमें से पंडिता रमाबाई हैं, रुठनाबाई हैं। इन्होंने लोक निंदा की परवाह न करते हुए अपनी शिक्षा को जारी रखा और अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की, और स्त्रियों के सामने अपने आप को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। किंतु उस समय एक ऐसी स्त्रियां बहुत कम थीं। स्त्रियों के उत्थान के लिए कार्य प्रधान रूप से पुरुषों के द्वारा ही किया जाता था। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद प्रतिवर्ष इसकी बैठकों के साथ भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक परिषद को भी भारतीय सामाजिक परिषद के भी अधिवेशन होने लगे, जिसमें प्रमुख भाग लेने वाले महानुभाव दीवान रघुनाथ राव, श्री महादेव गोविंद रानाडे, श्री नरेंद्रनाथ सेठ, श्री जानकीनाथ गोखले थे। यह परिषद 1917 तक प्रतिवर्ष स्त्रियों के उत्थान के लिए अनेक विषयों पर प्रस्ताव पास करके सरकार तथा जनता का ध्यान उन कुरीतियों तथा कारणों की ओर आकृष्ट करती रही जिनसे भारतीय स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी। इसके अतिरिक्त स्त्रियों के उत्थान के उपाय का भी निर्देश करती रही थी। इस परिषद द्वारा पास किए गए निम्न बातों पर बल दिया, जैसे स्त्रियों के प्रारंभिक माध्यमिक उच्च शिक्षा का प्रचार, बाल विवाह, बेमेल विवाह का विरोध किया, दहेज, हिंदू विवाह निषेध, विधवाओं के सिर मुड़वाना तथा सामाजिक समारोह में वेश्याओं के नाच द्वारा मनोरंजन का विरोध, विधवा विवाह तथा अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया गया। स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार होने के लिए अनेक संगठन बनने लगे। एनी बेसेंट ने अपने ओजस्वी व्याख्यानों में भारत को जागृत करने के लिए इस बात पर बल दिया कि लड़कियों को अशिक्षा और बाल विवाह से मुक्ति मिलनी चाहिए, और इसमें उन्होंने अनेक प्रकार के आंदोलनों का भी सहारा लिया और सरकार के समक्ष इससे संबंधित विरोध भी प्रदर्शित किए। स्त्रियां अपने अधिकारों के लिए जागरूक होने लगीं। 1920 के बाद स्त्रियों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लिया गया और 1926 में श्रीमती मार्गरेट ने, जिसने महिलाओं के भारतव्यापी संगठन का प्रयास किया, फलस्वरूप 1926 में अखिल भारतीय परिषद की स्थापना हुई। और 1926 में क्या कर दी? अखिल भारतीय परिषद की स्थापना कर दी। यह हमारे देश शिक्षित महिलाओं का प्रधान संगठन है। महिला परिषद का दूसरा ध्येय स्त्रियों के लिए मानव अधिकार प्राप्ति तथा उसे ठेस पहुंचाने के प्रयासों से संबंधित है। स्त्री शिक्षा के अनेक पहलू, स्त्री शिक्षिकाओं की मांगें, बाल विवाह का विरोध, विवाह विच्छेद जैसे तलाक का समर्थन तथा दहेज जैसी अमानुषी प्रथा के बारे में अपने विचार प्रकट किए थे। वैश्या व्यवसाय, स्त्रियों जैसे बालिकाओं का अवांछनीय शोषण, देवदासी जैसी प्रथाओं का परिषद ने विरोध किया था।
स्त्रियों को उच्च पद मिलना चाहिए, इस पर परिषद ने बल दिया। इस प्रकार हमें 2 शताब्दियों का समय भारतीयों की नारियों पर लगे, अर्थात लगभग 200 वर्ष से स्त्रियों के लिए संघर्ष करना पड़ा और प्रतिष्ठित एवं कानूनी बाधाओं को हटाने के लिए समान अधिकार की भाग करने में प्रमुख भाग दिया। स्वतंत्र भारत में प्राचीन परंपरा का पालन करते हुए नारियों को उच्चतम सम्मान प्राप्त पद प्रदान किया। दिवंगत श्रीमती सरोजिनी नायडू भारत की एक प्रांत की पहली महिला गवर्नर थीं। अब अंत में जैसे इतना प्रयास करने के बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय महिलाओं को उच्च पदों पर भी नियुक्ति देना प्रारंभ कर दिया और इस संबंध में श्रीमती सरोजिनी नायडू भारत के एक प्रांत की पहली गवर्नर महिला थीं। श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित मास्को 1947 से 1949 तथा वाशिंगटन 1945 से 1952 में भारत की पहली महिला राजदूत बनी। किंतु भारत में नारी को यह सम्मानास्पद स्थान 1947 में ही प्राप्त हो गया था। हमारे देश के नवीन संविधान में स्त्री पुरुष के अधिकारों का सम्मान स्वीकार किया गया है। 1915 में केंद्रीय सरकार में भारतीय प्रशासन सेवा IAS की प्रतियोगिताओं में नारियों को भी बैठने का अधिकार प्रदान किया गया और नौकरी की दृष्टि से नर नारी भेद की समाप्ति की गई। उस समय यह आदेश के रूप में ही था, क्योंकि विवाहित होने पर स्त्रियों को नौकरी पर कोई स्वप्न नहीं रहता था। इस प्रतिबंध को हटाने के लिए सितंबर 1954 में राज्य परिषद तथा लोकसभा में विचार हुआ, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। अतः यद्यपि वर्षों से संस्कारों में बंधी समाज द्वारा दबाई जाने वाली नारी बाहरी एवं कानूनी रूप से स्वतंत्रता मिली है, लेकिन आज़ादी के 3 दशक बीत जाने के बाद भी संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार एवं सुरक्षा आज भी उन्हें पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। श्री कापड़िया फिर से लिखते हैं कि शिक्षा ने भारतीय नारी को घर की 4 दीवारी से निकालकर पश्चिम के उदारवादी सिद्धांत एवं प्रजातांत्रिक परंपराओं के संपर्क में बिठाया है। अर्थात उन्हें शिक्षा के संबंध में और उनकी स्वतंत्रता से संबंधित अनेक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अगर भौतिक रूप से देखा जाए, वास्तविक रूप से देखा जाए, तो वो अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से पालन नहीं कर पा रही हैं। अब देखिए, ब्रिटिश काल में स्त्री शिक्षा। ब्रिटिश काल में स्त्री शिक्षा को हम कल पढ़ेंगे। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।